नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, हम लोगों को पता था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे एज अ कंपनी इंडिया में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया और उनका एक ही मकसद था, भारत के लोगों का शोषण करना। इसके विरुद्ध भारत के लोगों ने एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंततः भारत आज़ाद हुआ। जो ये लड़ाई का जो इनिशियल फेज था और जो इनिशियल फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए प्रेस काफ़ी ज़रूरी था। ये प्रेस ही एक ऐसा चीज़ था जिसके थ्रू लोग मासेस से कनेक्ट करते थे, उनको अपना विचार बताते थे और अंग्रेज़ों के असलियत को बताने का कोशिश करते थे। तो चूँकि ये इन चीज़ों को ब्रिटिशर्स भी समझते थे, इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत में एक फ्री प्रेस हो और प्रेस को ज़्यादा तरजीह दिया जाए और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसी को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर काफ़ी सारे एक्ट्स, रेगुलेशन लाए, जिनका एकमात्र मकसद था इंडियन प्रेस को कंट्रोल करना और अपने खिलाफ जाने से बचना था। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि किस तरह से भारत के प्रेस का विकास हुआ, समय समय पर अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया और भारतीयों ने उनका सामना कैसे किया गया। तो इसमें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823, प्रेस एक्ट ऑफ 1835, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, न्यूज़पेपर एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 एंड इंडियन प्रेस एक्ट 1930। तो आइए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में देखते हैं। तो जो सबसे पहले शुरू किया गया था, जेम्स अगस्टस हिकी इन 1780, द बंगाल गैजेट और कलकत्ता एडवर्टाइजर, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। जो जेम्स अगस्टस हिकी था, इनके द्वारा 1780 ईस्वी में जो भारत का पहला न्यूज़पेपर था द बंगाल गैजेट, और इसी को कलकत्ता एडवर्टाइजर भी कहा जाता है, इनको शुरू किया गया था। बाद में इसको सीज्ड इन 1872 बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। चूँकि ये गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने लग गया, इसीलिए 1872 में इस अखबार को बंद कर दिया गया, सीज कर लिया गया। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अखबार थे जिनका नाम है द बंगाल जनरल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर और बॉम्बे हेराल्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो अर्ली रेगुलेशंस था उसमें क्या था, सबसे पहला आया था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। लॉर्ड वेलेस्ली इरेक्टेड दिस एंटिसिपेटिंग फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया। इट इम्पोज्ड ऑलमोस्ट वार टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग प्री सेंसरशिप। चूँकि लॉर्ड वेलेस्ली को लग रहा था कि फ्रांसीसी भारत को अटैक कर सकते हैं और इस समय में अगर भारत की मीडिया, भारत का प्रेस उनके साथ नहीं रहा या उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चला गया, तो ये चीज़ें ब्रिटिशर्स को महंगा पड़ सकता है और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए एक वार टाइम रिस्ट्रिक्शन, प्रेस रिस्ट्रिक्शन लाया गया 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। उसके बाद आया लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। इस एक्ट में क्या था, अगर कोई भी प्रेस शुरू करना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी था। अगर लाइसेंस नहीं लेते हैं तो यह एक पीनल ऑफेंस हो जाता था। इसके कारण क्या हुआ, मिरातुल अखबार जो राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश किया जाता था, उसको बंद करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशन, स्टार्टिंग और यूजिंग अ प्रेस विदाउट लाइसेंस वाज अ penal offense. Later on, the act was extended to cover journals, pamphlets and books। तो सबसे पहले 1799 का एक्ट आया और उसके बाद 1823 ईस्वी में ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था फ्रेंच इन्वेजन के डर से। और दूसरी बार ये 1823 का जो रेगुलेशन एक्ट है, इसमें मेनली क्या किया गया था कि लाइसेंस लेना ज़रूरी कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेस एक्ट ऑफ 1835। 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट जो आया था, इसको हम लोग मैट कैफ़े एक्ट भी बोला जाता है। और इसको जो मैट कैफ़े है, इनको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो 1823 ईस्वी का जो लाइसेंसिंग एक्ट का बहुत सारा जो ऑर्डिनेंस था उसको ख़त्म कर दिया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द रिजल्ट वाज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर। चूँकि लाइसेंस लेना अब लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं रह गया, तो प्रेस का एक रैपिड ग्रोथ हुआ।
नेक्स्ट है लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857। 1857 को हम लोग पहले जान रहे हैं, इसमें भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल शुरू हुआ था, इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू द इमरजेंसी caused by the 1857 revolt, this act imposed licensing restriction in addition to the already existing Press Act of 1835। जो 1835 में जो प्रेस एक्ट में था रेगुलेशंस, उसके अलावा भी लाइसेंस का भी उसमें प्रावधान कर दिया गया। द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एनी बुक। गवर्नमेंट के पास ये राइट था कि वो किसी भी बुक को उसके पब्लिकेशन और सर्कुलेशन पे रोक लगा सकता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई भी किसी भी तरह का प्रिंटेड मैटर हो। तो जो लोग इनसे डर रहे थे कि जिस तरह से अगर प्रेस स्वतंत्र हुआ तो लोगों की भी सच्चाई चली जाएगी और ये 1857 दोबारा आ सकता है, इसके कारण से ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। देखिए इससे पहले जो भी एक्ट था वो रिस्ट्रिक्टिंग था, वो रिस्ट्रिक्ट करता था प्रेस को ऑपरेट करने से, लेकिन ये रेगुलेटरी एक्ट था। रेगुलेटरी मतलब ये बस रेगुलेट करता था। तो दिस रिप्लेस्ड मैटकैफ एक्ट 1835 एंड वाज ऑफ अ रेगुलेटरी नॉट रिस्ट्रिक्टिव नेचर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार क्या था, एवरी बुक और न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नेम ऑफ द प्रिंटर एंड द पब्लिशर एंड द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। जो भी बुक है या न्यूज़पेपर है उसको क्या करना था, उसके प्रिंटर का नाम, उसके पब्लिशर्स का नाम और कहाँ से वो पब्लिश किया जा रहा है ये लिखना था। और ये बाकी चीज़ें लाइसेंस लेने के अलावा जो भी चीज़ें हैं उन सबसे ये आसान था। एक कॉपी वाज टू बी सबमिटेड टू द लोकल गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ। और क्या था, इसमें 1 महीना के अंदर लोकल गवर्नमेंट को एक कॉपी सबमिट करना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट है स्ट्रगल बाय अर्ली नेशनलिस्ट टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम। जो अर्ली स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर थे उनके पास चूँकि प्रेस के अलावा कोई मीडियम नहीं था जनता के सामने अपनी बातों को पहुंचाने का, तो उन्होंने शुरू से ही स्ट्रगल किया। इन 1824 राजा राम मोहन राय हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अ रिजोल्यूशन रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। राजा राम मोहन राय ने प्रोटेस्ट किया था 1824 ईस्वी में, किसके अगेंस्ट, रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। चूँकि प्रेस को फ्री होना ही चाहिए, चाहे आज हो या उस दिन हो। अगर प्रेस फ्री नहीं होगा तो जो सही बातें हैं वो जनता के पास नहीं आ पाएगी। मेनी न्यूज़पेपर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस ईयर। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, तो उनमें से कुछ के नाम और उनके पब्लिशर्स का नाम है। द हिंदू और स्वदेश मित्रम, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा पब्लिश किया जा रहा था। द बंगाली, इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। वॉइस ऑफ इंडिया, इसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा पब्लिश किया जा रहा था। और अमृत बाजार पत्रिका, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये वो पत्रिका है जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण रातों रात इंग्लिश में कर दिया गया था। इसे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा पब्लिश किया जाता था। साथ ही केसरी और मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पब्लिश किया जा रहा था। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पब्लिश किया जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव था। ये एक तरह से जो देसी न्यूज़पेपर था उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया था पूरी तरह से। और इसका कारण था चूँकि उस समय जो न्यूज़पेपर थे, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन, उसको बार बार काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और ये लॉर्ड लिटन को सही नहीं लगा और इसके लिए उन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया। द इंडियन न्यूज़पेपर became highly critical of Lord Lytton's administration, especially regarding its inhuman treatment to victims of the famine of 1876-77. The government stuck back with the Vernacular Press Act, चूँकि लॉर्ड लिटन के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्रिटिसाइज किया गया। चूँकि जो दंगे हुए फेमाइन थे, जो भूखमरी थी 1876-77 का, उसके जो विक्टिम थे उसको ये अच्छे से ट्रीट नहीं किए थे। और उस समय एक दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था, तो उसके अगेंस्ट जब पत्रकार लिखना शुरू किए तो उन्होंने
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। और चूंकि जो लिखने वाले थे वो भारतीय मीडिया थी, देसी भाषा की पत्रकारें थी, इसीलिए इसको केवल देसी भाषा के प्रेस के लिए लाया गया था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज डिजाइन टू बेटर कंट्रोल वर्नाकुलर प्रेस एंड इफेक्टिवली पनिश एंड रिप्रेस सेडिशियस राइटिंग। इसका मेन काम था जो वर्नाकुलर देसी प्रेस है उसको कंट्रोल करना था, पनिश करना था और रिप्रेस करना था किसी भी तरह की सेडिशियस राइटिंग को जो सरकार के विरुद्ध लिखे। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या था, द प्रिंटर एंड द पब्लिशर्स आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट सिक्योरिटी, उसको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना था, विच कुड बी फॉरफिटेड इफ द रेगुलेशन आर कॉन्ट्रावेंट, और उसके बाद अगर रेगुलेशन रूल्स को तोड़ा जाता है तो वो सिक्योरिटी जमा कर लिया जाएगा। एंड प्रेस इक्विपमेंट कुड बी सीज्ड इफ द ऑफेंस रीअकर्ड, और फिर से अगर दोबारा गलती होती है तो जो प्रेस का जितना इक्विपमेंट है उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये देख रहे हैं इसमें क्या होता था, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना था, और अगर आप रूल तोड़ते हैं तो क्या किया जाता, आपके वो सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाता, और अगर ये दोबारा होता तो प्रेस का जितना भी इक्विपमेंट है उसको सीज कर लिया जाता था। द मजिस्ट्रेट्स एक्शन वाज फाइनल, और इसमें जो मजिस्ट्रेट थे वो जो भी एक्शन लेंगे वो फाइनल होगा। एंड नो अपील कुड बी मेड इन कोर्ट ऑफ लॉ, और कोई आदमी कोर्ट ऑफ लॉ में भी नहीं जा सकता। मजिस्ट्रेट अगर सही किया तो सही है, गलत किया तो भी सही है। दिस एक्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस, और ये एक्ट क्या करता था, जो इंग्लिश प्रेस है और वर्नाकुलर प्रेस है इसके दोनों में डिस्क्रिमिनेट करता था। इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो देसी भाषा की पत्रिकाएं हैं उनको ये ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। द अमृत बाजार पत्रिका टर्न ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर टू एस्केप द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये रातों रात इंग्लिश में पब्लिश होने लग गया ताकि इस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं लगे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिस एक्ट वाज रिपेल्ड बाय रिपन ऑन इन 1882, और 1882 में फाइनली इस एक्ट को रिपेल कर दिया गया। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आइए आगे देखते हैं। आगे है न्यूज़पेपर एक्ट 1908। ये जो एक्ट था एम्ड अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, चूँकि स्वदेशी आंदोलन के बाद बहुत सारा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी शुरू हो गया था, और चूँकि ये इसको अंग्रेज़ों को लग रहा था कि चूँकि पत्रिकाओं में जिस तरह से लिखा जा रहा है इस चीज़ों के कारण ही जो नौजवान है वो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी या मिलिटेंट एक्टिविटी में संलिप्त होते हैं, इसीलिए ये था एम्ड अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी। द एक्ट empowered the magistrates to confiscate press property which published objectionable material likely to cause incitement to murder or acts of violence। मजिस्ट्रेट के पास पावर था कि उस प्रेस को कन्फिस्केट कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए जो किसी भी तरह का ऐसा ऑब्जेक्शनल मटेरियल पब्लिश कर रहा है जो कि किसी को हत्या करने के लिए इंसाइट करता है या किसी भी तरह का वायलेंस करने के लिए। इसके थ्रू बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक एज द लीडर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट वाज ट्राइड ऑन द चार्जेज ऑफ सेडिशन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मांडले फॉर 6 ईयर। इन्हें 6 साल के जेल के लिए भेज दिया गया था। नेक्स्ट है इंडियन प्रेस एक्ट 1910। 1910 में जो ये एक्ट आया था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सारा चीज़ लेकर के आया था। दिस एक्ट रिवाइव्ड द वर्स्ट फीचर ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लोकल गवर्नमेंट वाज empowered to demand a security at registration which can be forfeited if newspaper found guilty। अगर न्यूज़पेपर गिल्टी होता है तो वही बात सिक्योरिटी जब्त कर लिया जाएगा। द प्रिंटर ऑफ द न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 कॉपीज ऑफ ईच इशू टू द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो भी इशू वो लिखना चाह रहे हैं, रेज करना चाह रहे हैं उसको 2 कॉपी में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है इंडियन प्रेस एक्ट 1931। 1931 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, और इस एक्ट से लोकल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि आप किसी भी तरह से सब प्रेस कर दीजिए, जो भी मीडिया सही बात लिखना चाह रही है, लोगों की बात लिखना चाह रहा है। दिस एक्ट गेव स्वीपिंग पावर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू सप्रेस प्रोपोगेंडा फॉर सिविल डिसओबीडियंस
मूवमेंट। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने एक एक करके जो भी एक्ट थे इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट में हम लोग देखें। तो थैंक यू आज के वीडियो में बने रहने के लिए।